हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस जैक्सन पे। और मैं हूं जैक्सन सर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परफॉर्मेंस जैक्सन पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि अपना टॉपिक है क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर संख्या फर्स्ट। और ये आपका पार्ट जो होने वाला है सेकेंड पार्ट इस लेक्चर का आपका होने वाला है। आज जो आपका होने वाला है सेकेंड आपका इस लेक्चर का पार्ट होने वाला है, यानी कि दूसरा क्लास है। एक क्लास मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया था, अगर आप नहीं देखे हो तो जा करके देख लेना, चैनल पर आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के लिए ये स्पेशल है, लेकिन आप अगर किसी भी बोर्ड के छात्र छात्राएं हैं तो आपके लिए ये टॉपिक कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पढ़ सकेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपना जो पहले के सेशन में मैंने आपको कई सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए थे, जिसमें से आपका मानव भूगोल की प्राकृतिक, मानव भूगोल का प्राकृतिकरण और प्रकृति मानव, ये सारे टॉपिक मानव भूगोल और उसका परिभाषा, ये सारे टॉपिक को मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं। क्या देखेंगे? तो मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं यानी कि न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस लेक्चर में हम सभी इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और काफी अच्छे से आप सभी को समझना है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से कि मैं जानता हूं मेरे भाई कि जो भी आर्ट के स्टूडेंट होते हैं, यानी कि कला संकाय के जो छात्र छात्राएं होती हैं, उनको मैं पता है मुझे कि मेरे भाई कि वो गरीब परिवार से आते हैं। ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपका गरीब परिवार से ही आते हैं, जिस कारण वे साइंस के बजाय आर्ट लेकर के पढ़ाई करते हैं। इसीलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं। और जब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन दबा देना है, ताकि बेल आइकन दबा देना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब तक सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप क्या कर सके, हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सके। आइए देखते हैं मानव भूगोल की नवीन विचारधाराओं में सबसे पहला विचार है कल्याण परक। क्या? कल्याण परक भूगोल। क्या है? कल्याण परक भूगोल। मानव भूगोल का यह एक ऐसा उपागम है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव भूगोल की नवीन विचारधारा में पहला जो आपका है कल्याण परक भूगोल, ये क्या है? तो कल्याण परक भूगोल के बारे में हम बता सकते हैं कि मानव भूगोल का यह एक ऐसा उपागम है जिसके अंतर्गत हम लोग मानव समाज में मिलने वाली असमानताएं जो है, विभिन्नताएं जो है इसमें, तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के बीच हम लोग अध्ययन का बल देते हैं, अध्ययन पर बल देते हैं। और दूसरा अपना विचारधारा है मानवतावादी। क्या है? मानवतावादी भूगोल। मानवतावादी भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन की समसामयिक घटनाओं तथा स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन पर क्या देती है? अध्ययन को वरीयता यानी कि आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। इस तरह से आपका 2 क्लियर हुआ। आगे हम लोग देखते हैं अपना तीसरा है आमूलवादी यानी कि रेडिकल विचारधारा का भूगोल। मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाली यह एक विचारधारा है जो विश्व में व्याप्त मानवीय समस्याओं, जैसे कि विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, विश्व में आपका जो समस्या है
बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी, जाति मतभेद, धार्मिक मतभेद, रंग भेद, ये सारे मतभेद जो है, बुराइयां जो है हमारे समाज में, आदि का अध्ययन हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो अमूलवादी भूगोल के अंतर्गत ही हम लोग करते हैं। यह विचारधारा एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देती है जिसके अंतर्गत विश्व के समस्त निवासियों का विश्व में संसाधनों का समान स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। ये जो आपका अमूलवादी है, क्या है? अमूलवादी सिद्धांत या फिर विचारधारा है। ये आपका गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इसके बाद आपका काफी सारे यहाँ पर जो भी मतभेद हैं, जाति मतभेद, धार्मिक मतभेद, रंग भेद, इन सभी विचारधाराओं के अध्ययन पर बल देती है। इस तरह से आपका चौथा निकल के आता है। क्या आता? चौथा, व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट अनुभव के साथ साथ आपका स्पेस की अवधारणा को जातीय, प्रजातीय, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। किस विचारधारा के अंतर्गत? तो आपका व्यवहारवादी विचारधारा के अंतर्गत ऐसा हम लोग करते रहते हैं। अगला अपना पॉइंट निकल के आता है। मैं आशा करूंगा कि मानव भूगोल की जो नवीन विचारधाराएं हैं आपको 4 तथ्यों से समझ में आ गए होंगे। अगला अपना पॉइंट है मानव भूगोल समय के गलियारों से या मानव भूगोल का विकास। इस तरह से अब हम लोग मुख्य पॉइंट अपना होगा मानव भूगोल का विकास। आपसे बार बार पूछा जाता है कि मानव भूगोल के विकास के बारे में आप लोग बताइए, क्या जानते हैं आप लोग मानव भूगोल के विकास के बारे में, इसको बताना है। तो आइए मैं बताता हूं आप सभी को। इससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत कुछ सीख करके यहाँ से जाएंगे। मैं जानता हूं मेरे भाई कि आप अगर वीडियो ओपन किए हैं तो आपको सीखने की लालसा है, आप जिज्ञासु व्यक्ति हैं, तभी आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं और आगे भी आप सभी सीखते रहेंगे। तो आइए देखते हैं मानव भूगोल के विकास को हम लोग विकास करते हैं। यदि हम पर्यावरण तथा मानव के अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में मानव भूगोल को परिभाषित करते हैं तो इसकी जड़ें जो है इतिहास में अत्यंत बहुत ज्यादा आपका गहरी दिखेगी। अगर हम लोग मानव भूगोल के विषय में बात करें और इसके अंतर संबंध की बात करें तो हम लोग अगर मानव और पर्यावरण दोनों में संबंध स्थापित करके इन दोनों को जोड़ करके अगर अध्ययन करने की बात करते हैं तो इसका जो इतिहास रहा है काफी गहरी रही है, काफी पुराना आपका रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या निकल के आता है आपका। आगे है क्या निकल के आता है आगे, तो मानव भूगोल एक अंतर विषयक विषय है। आपका मानव भूगोल जो है एक अंतर विषयक विषय है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं तो इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण मानव भूगोल मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानव भूगोल द्वारा प्राकृतिक वातावरण के सहयोग को हम लोग दर्शाने का काम किया करते हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो क्या होता है कि जीवोपार्जन के लिए हम सभी मानव का ये सभी तथ्यों को हम लोग उपनिवेश युग में यूरोपीय लोगों द्वारा ये काम करते थे और इस तरह से मानव भूगोल का विकास हुआ था। आगे हम लोग देखें तो आगे हम लोग देखते हैं कि तालिका में मानव भूगोल की कार्मिक विकास की अवस्था को आपको बताया गया। क्या बताया गया है, तो मानव भूगोल के कार्मिक विकास की अवस्था को आपको यहाँ पर बताया गया है, जिसके बारे में आप सभी को अध्ययन करना है। तो पहला आपका समय अवधि क्या है, समय अवधि है, दूसरा उपागम है, तीसरा आपका लक्षण है। क्या, पहला आपका समय अवधि, दूसरा उपागम, तीसरा लक्षण आपको बताया गया। तो आइए देखते हैं
प्रारंभिक जो आपका काल रहा था मानव भूगोल के विकास का 15वीं शताब्दी से आपका 17वीं शताब्दी तक रहा था। कब तक? 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक रहा था और इसका उपागम अन्वेषण और विवरण का रहा था। प्रारंभिक भूगोल की विकास का अवस्था जो था 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक था, जिसमें हम लोग अन्वेषण और विवरण को देखा करते थे। और इसके बारे में डिटेल से बात करें तो साम्राज्य एवं आपका व्यापारिक क्षेत्रों के विस्तार हेतु नए नए देशों के खोज व अन्वेषण को प्रोत्साहन दिया गया तथा अर्जित भूगोल ज्ञान के विवरण क्षेत्रीय अध्ययन को महत्वपूर्ण प्रदान किया गया। कहने का अर्थ यह है कि आप जानते होइएगा कि 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच जो है उपनिवेश यानी कि एक मजबूत और शक्तिशाली देश जो आपका कमजोर और निहत्थे देशों के पर कब्जा करके वहां अपना शासन प्रशासन इन दो देशों के यानी कि इन काल के बीच 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच ही किया था। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे तो अन्वेषण और विवरण का काल कहेंगे। आगे अपना दूसरा पॉइंट निकल के आता है, क्या निकल के आता है? उत्तर उपनिवेश काल। उत्तर उपनिवेश काल आपका 18वीं से 19वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पर प्रदेश के समक्ष पक्षों का विस्तृत वर्णन इस उद्देश्य से किया गया कि सभी प्रदेश पृथ्वी के भाग हैं। जितने भी प्रदेश हैं सभी के सभी आपका पृथ्वी के भाग रहे हैं। अतः पृथ्वी की समस्त समझी जा सकती है कि पृथ्वी जो है इकट्ठा रहा है, ऐसा आपका दूसरा में बताया गया। तीसरा और चौथा जो कि आपका ये उतना इम्पोर्टेंट ना, आप इसको और इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, और क्या काल रहा है इसको आप सभी को देख लेना है। आगे हम लोग बात करेंगे, अगला अपना पॉइंट है, पॉइंट अपना अगला का कहना है मानव भूगोल की क्षेत्र तथा उपक्षेत्र। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताइए। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो आइए पहले देखते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र क्या है। तो मानव भूगोल एक अंतर विषयक विषय है। इसका प्रमुख कारण है कि मानव भूगोल मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। मानव जो है मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करना ही आपका मानव भूगोल कहलाता है तथा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानव द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के सहयोग में जीवोपार्जन करने के क्रियाकलापों से लेकर के उसकी उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए सभी प्रयासों का अध्ययन सम्मिलित रूप से किया जाता है। यही आपका क्या कहलाता है तो मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र देखे जा सकते हैं। अतः पृथ्वी पर जो भी दृश्य मानवीय क्रियाकलापों द्वारा निर्मित है वे सभी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते रहे हैं। पृथ्वी तल पर मिलने वाली मानवीय तत्वों को समझने के लिए उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल में सामाजिक विज्ञानों के सहयोग विषय का अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। हम जानते हैं कि अगर मानव भूगोल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें पृथ्वी पर जो भी आपका तत्व मिला है इसके बारे में जानना पड़ेगा, तब जाकर के सामाजिक विज्ञान का विकास हो पाएगा और इसके सहायता से हम सभी मानव भूगोल के बारे में जान पाएंगे। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र उपक्षेत्र तथा सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय में मानव भूगोल के संबंधों की नीचे दी गई तालिका से प्रस्तुत किया गया और आप समझ सकते हैं। आपको यहाँ पर 3 बातें बताई गई है। पहला आपका मानव भूगोल के क्षेत्र और इसका क्या रहा है उपक्षेत्र ये बताया गया है, और तीसरा आपका सामाजिक विज्ञान के सहयोगी अनुशासकों में अंतर पृष्ठ
ये आपको याद नहीं रखना है, याद रखना आपको ये और ये। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और समझते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र को। पहला आपका क्षेत्र में सामाजिक भूगोल यानी कि सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में बात करें तो आपका व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, है ना, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सारे के सारे आपका सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र आ जाते हैं। किस क्षेत्र के? तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र आपका ये सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको आपको याद कर लेना है। और आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सामाजिक मानव भूगोल का जो क्षेत्र है सामाजिक भूगोल इसका भाग है। तो आपका इसमें से जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसको आपको टिक कर देना है। अगर आपको पूछा जाए कि निम्न में से कौन आपका सामाजिक भूगोल का क्षेत्र उपक्षेत्र नहीं है, तो आपका ये 3 इसमें से ऑप्शन रहेगा और एक आपका नीचे से ऑप्शंस दिए रहेंगे जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका नगरीय भूगोल क्या है? तो नगरीय भूगोल का आपका कोई भी क्षेत्र उपक्षेत्र नहीं होता। और अगला राजनीति भूगोल। राजनीति भूगोल का आपका कई सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे निर्वाचन का भूगोल, सैन्य भूगोल, सैन्य विज्ञान का भूगोल, राजनीति विज्ञान का भूगोल, इस प्रकार हम लोग देख पाते हैं। अगला अपना निकल के आता है क्या? तो जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल का भी यहाँ पर कोई उपक्षेत्र नहीं है। और आपका अधिवास का भूगोल है क्या? अधिवास के भूगोल का भी उपक्षेत्र नहीं दिया गया है। और आपका आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात की जाए तो आपका संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, है ना, उद्योग भूगोल, और आपका निकल के आ जाएगा क्या? तो आपका उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतरराष्ट्रीय भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, इतना सारा तथ्य यहाँ पर दिया गया है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा? तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की, सबसे पहली बात कि हमने बात किया आपका कहां पर बात किया था? तो मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं। मैं आपको आशा करूंगा कि ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है मानव भूगोल समय के गलियारों से या फिर मानव भूगोल का विकास, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे हम लोगों ने चर्चा किया क्या? तो मानव भूगोल का आपका काल कहां से कहां तक रहा था इसको देखा। उसके बाद आपका क्षेत्र और उपक्षेत्रों को हम सभी ने देखा। मैं आशा करूंगा कि ये समझ में आ गया होगा। और आप सभी को तो चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं आप सभी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस प्यारे के से लेक्चर को आप सभी को क्या करना है? अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना है और अपने बोर्ड एग्जाम का अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।